नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं। हम स्वागत कर रहे हैं आपका सभी का। हमारे गेस्ट हैं आज विजय सरदाना जी। स्वागत है आपका विजय जी। प्रणाम सर। धनखड़ साहब के ऊपर चलते हैं साहब। ये धनखड़ साहब ने आपके हिसाब से क्या किया? मैंने आपका वीडियो देखा था। यू हैव अ डिफरेंट टेक आई बिलीव। सबसे पहले तो सर आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यस सर। देखिए क्या है, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी सर कि ये नॉर्मल पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। वन हैज टू बी वेरी सीरियस, क्योंकि बहुत सारे गलतियां होती हैं, छोटी बड़ी गलतियां होती हैं, लोग स्टेटमेंट देते हैं। सरकार में आप वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, कि आपको इमीडिएटली रिजाइन करना पड़े और जाना पड़े। इसका मतलब जो हुआ है वो काफी सीरियस था, ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी। मेरा असेसमेंट ये है, ऑब्वियसली ये चीजें बाहर तो आएंगी नहीं, लेकिन जो आप कह रहे हैं मेरा वीडियो है उसका थैंकफुली रिस्पांस बहुत अच्छा है। और जनता ने, जितने भी, थैंक्स टू माय व्यूअर्स, उन्होंने कहा कि ये एनालिसिस ना किसी टीवी चैनल पे हुआ ना कहीं और हुआ। एंड वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट जो आपने दी, मैं उसको आपके दर्शकों के लिए अब ब्रीफली बता देता हूं सर। देखिए, इस समय देश में एक डिपार्टमेंट है जिसके रिफॉर्म की सबको उम्मीद है और जरूरत भी है, और वो हो नहीं रहा फॉर वेरियस रीजंस। और उसको रिफॉर्म नहीं करने का एक सबसे बड़ा जो कारण है, वो एक शेल्टर लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बात कर रहा हूं जुडिशियल रिफॉर्म्स की। जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर आम आदमी से क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, बाकी जगह आप जाइए, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं और जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, रिफॉर्म किसको बोलना चाहिए, अगर आपको वास्तव में समझना है तो आपको जुडिशियल सिस्टम से इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह से आप ही के कानून आप ही को बांध देते हैं और आपको काम नहीं करने देते। और वो क्यों है, किस लिए है? कहा तो ये जाता है कि वी आर देयर टू इंप्रूव द सिस्टम, लेकिन वो सिस्टम को ही सफोकेट कर देते हैं। ऐसे कानून है आज हमारे जुडिशरी सिस्टम में। अगर आज हम जुडिशियल रिफॉर्म करते हैं तो बहुत फायदे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि जनता का भरोसा जुडिशरी पे बढ़ जाएगा। अगर जनता का भरोसा जुडिशरी पे नहीं है, पुलिस पे नहीं है, तो क्राइम बढ़ता है। आज हिंदुस्तान में पुलिस डिपार्टमेंट को या जुडिशरी के अंदर आप आम आदमी से पूछें कि कैन यू एक्सपेक्ट पुलिस विल एंश्योर जस्टिस और जुडिशरी विल एंश्योर जस्टिस, आप सर्वे कर लीजिए, आपको देश की जनता के व्यूज समझ में आ जाएंगे। और जब जनता आपके साथ नहीं है तो आप उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या उस डिपार्टमेंट से डील कर रहे हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। अब सवाल इस बात का है कि इसको रिफॉर्म कैसे किया जाए। जब भी रिफॉर्म का प्रयास किया गया, ये कहा गया कि एग्जीक्यूटिव विल नॉट इंटरफियर इन जुडिशरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यू विल नॉट इंटरफियर इन आवर फंक्शन, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट्स, इंक्लूडिंग प्रमोशंस, इंक्लूडिंग सो मेनी थिंग्स। अब सवाल इस बात का है, तो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? पूरी दुनिया के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो गवर्नेंस मॉडल के अंदर आती है। डे टू डे इंटरफियरेंस कोई नहीं करेगा, लेकिन जब अपॉइंटमेंट्स की बात आती है, अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। क्या आरटीआई से हम जवाब ले सकते हैं जजेस के बारे में? नहीं ले सकते। तो इसका मतलब यह है कि जनता के सामने जुडिशरी की आज अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह हुआ जब होली के दिन जस्टिस वर्मा के घर नोटों के बंडलों में आग लगी। तो जो वो कहा जाता था ना, एक फिग लीफ, कि नहीं, जुडिशरी इज क्रेडिबल, जुडिशरी इज ऑनेस्ट, देयर इज नो करप्शन, ये कहा जाता था, लेकिन इसको कोई मानता नहीं था। जब वो नोट जले तो जुडिशरी के ऊपर जो इज्जत का पर्दा डला हुआ था वो भी जल गया, और जनता में बहुत रोष है। हमारे जजेस इस बात को माने या ना माने, आम जनता में, मैं तो अक्सर कई बार कहा है कि ऑनरेबल जजेस को ये देखना चाहिए
कि आम आदमी सोशल मीडिया पे जुडिशरी के बारे में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, विच इज नॉट गुड। आई एम पार्ट ऑफ द प्रोफेशन, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि हमारे ही प्रोफेशन के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन उसमें सुधार कौन करेगा? सरकार को आप इंटरफियर करने नहीं दे रहे, कोर्ट्स कर नहीं पा रहे, क्योंकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जजेस आता है, चीफ जस्टिस किसी भी कोर्ट का 2 साल से ज्यादा टिकता नहीं। और रिफॉर्म्स में आपको एक कंटिन्यूटी चाहिए। जैसे ही आप लीडरशिप बदलते हो, थॉट प्रोसेस और प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, कभी रिफॉर्म होगा ही नहीं। जो होगा वो सुपरफिशियल होगा। भाई आप फाइलिंग यहां कर दो, आप ई कॉमर्स मतलब कि डिजिटल कर दो, आप टाइमिंग ऊपर नीचे कर दो, आप छुट्टियां कम ज्यादा कर दो, ये सुपरफिशियल रिफॉर्म्स है। लेकिन जो कंटेंट का रिफॉर्म है, जो अप्रोच टुवर्ड्स जुडिशरी है, उसमें रिफॉर्म तब तक नहीं होगा जब तक थॉट प्रोसेस नहीं बदलेगा। और थॉट प्रोसेस इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि जितने मठाधीश हैं लीगल फेटर्निटी में, वो डिफेक्टिव सिस्टम से बहुत फायदा उठाते हैं। वो भी नहीं चाहते कि डिफेक्टिव सिस्टम बदले, क्योंकि उनके अपने अपने गढ़ बने हुए। ये डिफेक्टिव सिस्टम बहुत सारे लोगों को सूट करता है, बहुत सारे लोगों के लिए न्यूसेंस भी होता है। तो ये टसल हमेशा रहती है। ये हर सेक्टर में होता है, जुडिशरी नहीं, हर सेक्टर में होता है। आप इकोनॉमिक या पॉलिसी रिफॉर्म कर लीजिए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म कर लीजिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाएंगी कि क्या जरूरत है। बैंकिंग रिफॉर्म कर लीजिए, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, क्या जरूरत है। इंश्योरेंस रिफॉर्म करिए, क्या जरूरत है। जरूरत है, क्योंकि मेरे अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए मैं रिफॉर्म को अपोज करूंगा। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हर्ट करता है, इसलिए मैं हर रिफॉर्म को अपोज करूंगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी। अब मोदी साहब क्या करना चाह रहे थे? जब ये जस्टिस वर्मा के यहां आग लगी और माहौल ये था पूरे देश में कि ये जुडिशरी पे कैसे लगाम लगेगी, ये करप्शन जो है, ये तो एक एग्जाम्पल है। आप ये कह रहे हैं कि पूरी जुडिशरी में सिर्फ जस्टिस वर्मा ने ही करप्शन करी है? क्या आप इसको मानेंगे कि पूरी तालाब में एक ही मछली गंदी है? कह रहे हैं कि वो ये तो कोई स्टोर मानने को हाउस तैयार था, नहीं। और खाली कोई जस्टिस वर्मा का थोड़ी था, वो तो पूरी जुडिशरी का स्टोर हाउस था। सर मैं कह रहा हूं, तो क्या एक ही होगा पूरे देश में? तो कहने का मतलब क्या है सर, कि अगर ये स्टोर हाउस था या जो भी था, एक बात तो क्लियर है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशरी इज एट स्टेक। अब इसको रिफॉर्म कैसे किया जाए? दूसरी तरफ कोर्ट्स का बार बार ये कहना है कि कोलिजियम से जो हम नाम भेजते हैं आप उसको अप्रूव नहीं करते हैं। सरकार के पास और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि यह आदमी की क्रेडिबिलिटी क्या है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी, उसके बाकी डीलिंग्स की चीजें होंगी। तो हर आदमी को जस्ट बिकॉज की नॉमिनेशन चला गया है तो अप्रूव किया जाए, ये भी शायद देश हित में नहीं होगा। तो इसीलिए सरकार एक फिल्टर का काम करती है। अब सवाल इस बात का है कि सिस्टम को रिफॉर्म कैसे किया जाए। तो ये एक मौका था सरकार के पास कि जब नोटों में आग लगी, जनता इस समय मेंटली तैयार है जुडिशियली रिफॉर्म का साथ देने के लिए, तो इस मौके को पूरा एनकैश किया जाए। और मुझे लगता है, जहां तक मोदी साहब के काम करने के तरीके को मैं समझता हूं एज ए व्यूअर या एज ए ऑब्जर्वर, वो एक तीर से कई शिकार करने के आदी है। वो ट्रांजैक्शनल रिलेशन में विश्वास नहीं करते, वो बात करते हैं उसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या होगा, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट क्या होगा, उसके बाकी बेनिफिट क्या होंगे, उस बेनिफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। ये उनकी सोच का तरीका है, हमने बहुत जगह देखा है इसको, और उसको वो हर जगह एनकैश भी करते हैं, ये उनकी खासियत है। अब इस मुद्दे को जब एनकैश करना था तो संसद में एक ऐसा बिल लाना था, क्योंकि इंपीचमेंट मोशन तो आना था। इंपीचमेंट मोशन के साथ साथ सरकार चाहती थी कि हम जुडिशियल रिफॉर्म को पुश करें ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। और उस समय कोई अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि दीज आर वेरी ग्लेयरिंग एविडेंसेस। कौन अपोज करता सर? क्या जुडिशरी में करप्शन नहीं है तो फिर उसको सुधारने के लिए हम ये 6 कदम उठाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं उठाने दे रहे? ऑपोजिशन एक्सपोज हो जाता, क्योंकि ऑपोजिशन एक ही बहाना लेके आता कि साहब मोदी साहब जुडिशरी पे कब्जा करना चाहते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। ये ऑपोजिशन का एकमात्र आर्ग्यूमेंट है रिफॉर्म के अगेंस्ट, जुडिशियल रिफॉर्म के अगेंस्ट। अब सवाल इस बात का है कि
ऑपोजिशन ने गेम ये चला कि मोदी साहब पूरी तैयारी कर रहे होंगे राज्यसभा में एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा लाने की, जिसमें इम्पीचमेंट के साथ साथ रिफॉर्म का भी एजेंडा हो, जिसको संसद पास कर दे, फिर उस पर कानून बने और राष्ट्रपति की अनुमति हो तो जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो। ये वो चाहते थे। धनखड़ साहब ने राज्यसभा में, ऑपोजिशन ने कहा कि सब सिर्फ हम इम्पीचमेंट का मोशन लेके आए हैं, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जो सरकार चाहती थी लोकसभा के माध्यम से रिफॉर्म करना, मुझे लगता है उस पर एक बहुत बड़ा धक्का लग गया कि भाई 2 इम्पीचमेंट मोशन एक साथ कैसे चलेंगे, राज्यसभा में अलग, लोकसभा में अलग, मेक्स नो सेंस। और सबसे बड़ी मुझे लगता है जो ब्लंडर हो गई अपने धनखड़ साहब के साथ, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से इस चर्चा में, इस मुद्दे पे शायद चर्चा नहीं की होगी। उनको लगा होगा कि ये सीरियस मैटर है, इम्पीचमेंट होना चाहिए, एमपीज मांग रहे हैं, मेरे पास अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये कह दिया कि आई एक्सेप्ट द मोशन फॉर डिस्कशन। अब सरकार की तैयारी पे एक झटका लग गया कि यार हम तो लोकसभा में ला रहे थे, ये राज्यसभा में कैसे आ गया। और आपने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी बात नहीं करी, लीगल जो मंत्री हैं मेघवाल साहब, आपने उनसे भी बात नहीं करी, सरकार से भी आपने कम से कम इनपुट तो लेना चाहिए था कि हम ये कर रहे हैं, क्या आपकी तरफ से कोई इस पे विचार है, आप लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। अगर वो ये बात कर लेते तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं होता। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सुबह मीटिंग थी, दोपहर को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि जो हाउस का जो एजेंडा है कि क्या क्या टॉपिक पे डिस्कस होगा, उसमें वो एजेंडा था नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बगैर सरकार से कंसल्टेशन के। ना लीडर ऑफ हाउस को पता लगा, ना कार्य मंत्री को पता लगा, तो संसदीय कार्य मंत्री को। इसीलिए शाम को 4:30 की मीटिंग उन्होंने बायकॉट करी कि क्या मतलब है इस बात का, जब आप एजेंडा हमसे बगैर डिस्कस किए, सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप एजेंडा फाइनल किए जा रहे हो हाउस का, ये कैसे चलेगा। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने जब पूछा गया होगा कि व्हाई यू डिड दिस, तो उन्होंने टिपिकल वे में यही कहा होगा कि भैया मेरा तो अधिकार क्षेत्र था, एज ए राज्यसभा अध्यक्ष मैंने कर लिया, ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र में था, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो सरकार को लगा होगा कि भैया ये सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत सारे सरकार ऐसे रिफॉर्म से एजेंडा लाना चाहती होगी जिसमें संसद में बहस की जरूरत है। और अगर स्पीकर या चेयरमैन राज्यसभा आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो सरकार के लिए बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है कि आपका एजेंडा तो पास नहीं हो रहा और ऑपोजिशन का एजेंडा फिर सरकार चल रही है या संसद चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मामला थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा और धनखड़ साहब ने अपने जो पोजीशन है उसका हवाला दिया होगा, तो फिर सरकार की तरफ से मैसेज था कि भाई अगर कुर्सी ही प्रॉब्लम है तो फिर आप कुर्सी छोड़। हाँ, इसमें मैं थोड़े, मेरे पास सूचनाएं हैं, वो शेयर कर लेता हूँ आपसे। जी, सूचनाएं हैं, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, सूचनाएं हैं, विश्लेषण नहीं, सूचनाएं। और एक तो सभी के पास है कि साहब के धनखड़ साहब के साथ सब कुछ ठीक जो है वो काफी समय से नहीं चल रहा था, वो अपनी पोजीशन को बार बार असर्ट कर रहे थे। वो शिवराज सिंह चौहान वाला तो सुना ही होगा आपने, जी, जी, सभी ने सुना था, दैट वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बड़ी सूचना ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा और धनखड़ साहब बहुत ही क्लोज थे। बस आगे आप समझ जाइए, बाकी ऑफलाइन बता दूंगा। सही। जब से वो पकड़ा गया उसके बाद से वो यशवंत वर्मा के खिलाफ अत्यंत मुखर हो गए थे। वो अत्यंत मुखर होने का कारण ये नहीं था कि वो कुछ वाकई कुछ उनको बहुत सीरियस होता। मुखर होने का कारण ये था कि वो पब्लिक में ये इंप्रेशन देना चाहते थे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, इन पैसों में मेरे पैसे नहीं है। समझ रहे ना आप? इस सूचना को भी कृपया आप अपनी जेब में अवश्य रखें और इस पर विचार करके इसका विश्लेषण करें। बाकी जो ऐसा वो क्यों कर रहे थे, उसका क्या मोटिवेशन था, उसका सीधे सीधे मोटिवेशन यशवंत वर्मा को एक प्रकार की शील्ड प्रदान करना था। ये साफ साफ दिख रहा है।
वही है ना सर, अगर आप सिर्फ इम्पीचमेंट को ही डिबेट करके कुछ कर लेते या उसको डाइल्यूट कर देते, नहीं, जो भी उसमें हो। साथ में ये भी तो किया था उन्होंने, उसमें शेखर यादव वाला साथ में लगा दिया था। हाँ हाँ, वो भी तो अगर इशू था। शेखर यादव को बचाना चाहते हो तो इसको भी बचाना पड़ेगा। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि सरकार ने ये ऑफिशियली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि साहब कि वो एक्सेप्ट किया है, एडमिट नहीं हुआ था, इसलिए लोकसभा वाला ही चलेगा। तो वो वो आ सरकार गया, ने अपनी वो पोजीशन क्लैरिफिकेशन आ गया। रिकवर कर ली। एक और विषय जो है इस समय बहुत चर्चा में है, और वो इलीगल्स का विषय है। और इलीगल्स का, और आपके जो एसआईआर हो रहा है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, तो उससे भी संबंधित हो गया है। और इलीगल्स को काफ़ी पुश किया जा रहा है। बांग्लादेश से जो आ रहे हैं वीडियोस, उनको देख देख के लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मतलब लाखों की संख्या में बांग्लादेशी जो हैं वो भेजे गए हैं वापस। तो ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरुद्ध जो ये एक मुहिम चला रखी है, उसको फिर आप कैसे देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में? सर ये जरूरी है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश से बहुत सारे लोग माइग्रेट होके बंगाल से आपके बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ उस एरिया में आते हैं, क्योंकि रूट तो वही है। और सब जगह पे आपको पता है कि जहां जहां पे भी ऑपोजिशन रूल स्टेट होते हैं या जहां ऑपोजिशन को वोट बैंक की जरूरत होती है, तो वो इस तरह के वोट अरेंज करने का उनका प्रक्रिया रहती है। दिल्ली में भी अगर आप देखें, बहुत सारी बस्तियों को चुनाव से पहले जब रिव्यू किया गया तो बहुत सारे लोग पाए गए थे कुछ खास बस्तियों में। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे ये हमेशा जो विरोध होगा ना, वो ऑपोजिशन साइड से होगा, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, ये आते हैं, आज की तारीख में हिंदुस्तान का करप्शन का लेवल तो इतना ज्यादा है कि सर आप कोई भी लाइसेंस, कोई भी सर्टिफिकेट आपको टाउट कभी भी बनवा देता है। हर एक का रेट फिक्स है। आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको गाड़ी का लाइसेंस चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, सब कुछ तो बन जाता है। अभी तो यहाँ पे गाजियाबाद में तो यहाँ तक खबर आई है कि साहब एक आदमी तो फर्जी एम्बेसी चला रहा है, वो भी 5 देशों की जो दुनिया में है ही नहीं। फर्जी अब आप एम्बेसी वाला बताइए सर, मामला। मतलब ये देखिए कि आपके कस्टम ऑफिशियल्स 12 बार विदेश यात्रा कर चुका है, आपके इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को, कस्टम ऑफिशियल्स को पता ही नहीं कि ये देश है भी या नहीं है, उनके डेटाबेस में नाम भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको एग्जिट एंट्री की परमिशन दे रहे हैं एज ए डिप्लोमेट। मतलब लेवल ऑफ इग्नोरेंस या इनकॉम्पिटेंसी, आई डोंट नो व्हाट टू से, या करप्शन कैसे, कितना लेवल पे हो सकता है सर, कि मतलब आपके पास ये पता ही नहीं है कि आपके विदेश में इस नाम की एम्बेसी है, और एक आदमी फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे जा रहा है, वो कंट्री का नाम ही नहीं है, लेकिन आपके इमिग्रेशन ऑफिसर्स, कस्टम ऑफिसर सब क्लियर किए जा रहे हैं, और उनके डेटाबेस में उनको लगा नहीं आज तक हमने। इसका मतलब यह कि उन्होंने कभी पूरे देशों के नाम भी नहीं पढ़े होंगे अपनी पूरी लाइफ में, कैरियर में, तभी तो वो नाम उनको अजीब नहीं लगे कि यार ये नाम तो हमने कभी सुना नहीं, एक बार ढूंढ तो ले डेटाबेस में नाम है भी या नहीं है। सोचिए सर, जो ऑफिसर्स वहां बैठा है 20 साल से इमिग्रेशन में, कस्टम्स में, और इस व्यक्ति को आने जाने दे रहा है, उसने 20 साल में दुनिया में कितने देश हैं उनके नाम तक कभी नहीं पढ़े होंगे, उनके दिमाग में घंटी नहीं बजी कि यार ये कौन सा देश है, तो कभी नाम सुना ही नहीं। आप समझिए लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंसी। ये तो मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे अवेयरनेस ज्यादा होगी, ट्रेनिंग ज्यादा होगी, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, इंटेलिजेंस उनके साथ काम करती होगी। सबको धता बता के एक आदमी जा रहा है और किसी को पता नहीं लग रहा है, ये तो हाल है इस देश का सर। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनफोर्स करने वाले हैं, जिनको करना है वो तो कर नहीं रहे। तो ये हाल, जब एक एम्बेसी चल सकती है तो सर आधार कार्ड बनवाना, वोटर्स कार्ड बनवाना कौन सा मुश्किल है। हर एमएलए का जो एजेंट होगा वो जाके कहेगा ठीक है तुम 50 लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी डाल लो, मैं तुम्हारे वोटर कार्ड बना देता हूं, चलिए 50 वोट तो मेरे पक्के हो गए।
आपने अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे 2-2, 3-3 हजार भी वोट कर लिए तो आपने सामने वाले के 3,000 वोट जो ऑथेंटिक वोट है वो तो काट दिए ना सर, वो तो नलीफाई हो गए। तो 2 और 2 4,000, मतलब 4,000 वोट को आपने टेक्निकली, क्योंकि इंटू 2 ही होता है, जब भी फर्जी वोट डलता है तो वो डबल उसका नुकसान होता है। एक तो वो वोट फर्जी था और एक ऑनेस्ट वोट को भी वो नलीफाई कर देता है, तो डबल नुकसान होता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे होंगे, अगर 5 लाख लोग भी अगर मान लीजिए हैं फर्जी, तो आपने 10 लाख वोट को टेक्निकली नलीफाई कर दिया। अब 10 लाख के अंदर अगर आप विधानसभा की सीटों का चुनाव देखें सर, कहीं पे कोई 2,000 सीटों से जीत रहा है, वोटों से जीत रहा है, कहीं 3,000 से, कहीं 500 से, कहीं 700 से। तो अगर आपने 1,000 2-2 हजार लोग भी बैठा दिए अपने वाले, तो आपने तो बाजी पलट दी ना। तो ये तो बहुत कॉमन चीज है, लेकिन अब सरकार इतना टाइम क्यों ले रही है? आज टेक्नोलॉजीज हैं, आज आपके पास ब्लॉकचेन सिस्टम आप इसमें यूज कर सकते हो, कम से कम वोटिंग के लिए आपको पता रहे कि कौन टेम्परिंग कर रहा है। आपके जितने डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को ब्लॉकचेन में ले लीजिए, आप अपने वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स को वो ब्लॉकचेन में ले लीजिए, सब कुछ आप कर सकते हो। आपके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा आपके पास है, आप अपने आप को आईटी सुपर पावर बोलते हो, कर क्यों नहीं रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया को टेक्नोलॉजी का ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने घर में अपनाना ही नहीं चाहते। तो ये जो इंटेंसिव ड्राइव है, मैं तो कहूंगा कि जिसको आप एक बार प्यूरिफाई कर रहे हो वोटर्स कार्ड को, इनको तो सीधा ब्लॉकचेन में डाल दो कि अगली बार जो भी रजिस्टर होगा उसको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपका टेम्परिंग बंद हो जाएगा। दिल्ली को भी पता लग जाएगा कि आज कितने नए वोटर जुड़े, पटना को भी पता लग जाएगा, जिला अधिकारी को भी पता लग जाएगा कि मेरे यहां कितने हैं, सबको पता लग जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा नए लोग कितने जुड़े। कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, लेकिन हम अपनाना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हो सकता है कि कहीं और बीजेपी को इस तरह के वोटर्स का फायदा होता हो, कहीं पे कांग्रेस को फायदा होता हो, कहीं पे ममता जी को फायदा होता हो, कहीं पे किसी और ऑपोजिशन को फायदा होता होगा। तो कभी कभी ये लगता है कि हमारे पास रास्ते हैं ये सब गलत काम रोकने के, हम क्यों नहीं उसको ट्रांसपेरेंटली वे में वॉर वोटिंग पे करना चाहते हैं? इसमें क्या रूलिंग पार्टीज का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है? कभी कभी तो ये भी शक होने लगता ये शक तो अनफाउंडेड है, क्योंकि वो तो सपोर्ट कर रहे हैं एसआईआर का। नहीं, एसआईआर की नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ऑल इंडिया में एसआईआर तो आप सपोर्ट करिए, लेकिन जब आप एसआईआर बिहार में कर रहे हैं तो उसको तुरंत डेटाबेस में डाल दीजिए ना, ताकि अगली बार कोई फर्जी वोटर कार्ड ना बना सके। मेरा यह कहना है कि जो सफाई आपने बिहार में शुरू करी है, इसको प्रॉपर सिस्टम में डाल दीजिए, नहीं तो क्या होगा, अगले 5 साल में फिर पता लगेगा 20 लाख फर्जी बांग्लादेशी आ गए, फिर आप सफाई करोगे। जरूरत क्या है? जब आप सफाई कर रहे हो तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते रहिए, मेरा कहने का मतलब ये, क्योंकि इसके बाद फिर बंगाल का नंबर आएगा, वहां पे भी फर्जी वोट खूब होंगे, फिर झारखंड है, तो कहने का फिर आसाम है, नॉर्थ ईस्ट है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ बिहार की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। तो जब आपने एक अच्छा काम शुरू कर दिया, इसको डिजिटाइज करते जाइए। डिजिटल इंडिया आपका कैंपेन है, टेक्नोलॉजीज आपके पास है, आप ऐसा सिस्टम बनाइए ना, कोई भी नया वोटर कार्ड बनेगा तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, अपने आप चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। तो मान लीजिए आज 1 लाख आदमियों का फर्जी रजिस्ट्रेशन होता है, तब शायद घट के 1,000 रह जाएगा, 5,000 रह जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब। जी, तो अंत में राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया कि नरेंद्र मोदी में कोई दम नहीं है, आपका क्या कहना? दम नहीं है कि आपने कुश्ती लड़वानी है उनसे, क्या करना है? दम की परिभाषा क्या है ये तो बोलो। आप कह रहे थे कि साहब चाइना के आगे हम झुक गए, गलवान में चाइना कुछ नहीं कर पाया, जो भी भारत की फौजें थी वहां खड़ी रही, नहीं हट पाए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया, ट्रंप साहब बुलाते रहे, वो नहीं गए, आज तक वो एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा है। तो आपने कहा कि साहब ईरान का या आप तेल, मतलब कि रशिया का तेल ना लें, हम ले रहे हैं। आपने हमें धमकाया, हम नहीं सुने।
तो डिप्लोमेटिक लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ब्रिक्स के लिए कहा आप ब्रिक्स छोड़ दो, आप गलत जगह पे हो, आप ब्रिक्स नहीं छोड़ रहे हैं, इनफैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, एग्रेसिवली सपोर्ट कर रहे हैं। तो दम क्या दिखाया? एक प्रधानमंत्री दम कैसे दिखाएगा? अखाड़े में उतर गए। मतलब राहुल गांधी साहब ये तो बताएं कि दम की परिभाषा क्या है। हाँ, आप चाहते हो कि आपके हिसाब से जो आपके इलॉजिकल एजेंडा है उनको मोदी साहब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें वो दम नहीं दिखा रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन दम नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, डोमेस्टिक रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होने चाहिए थे। मोदी साहब ने दम दिखाया, पैर पीछे खींचे, क्योंकि ऑपोजिशन सिर पे खड़ा था। आपने अगर साथ दिया होता तो वो भी दम दिख जाता, किसानों का भला हो जाता। लेकिन आपने राजनीति के चक्कर में हिंदुस्तान के किसानों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। तो दम तो ऑपोजिशन को दिखाना चाहिए कि जब सरकार को फोर्स करो सही रिफॉर्म करने के लिए, और अगर ऑपोजिशन अच्छे रिफॉर्म्स की बात करती है और फिर मोदी सरकार साथ नहीं देती है, तब हम सवाल उठा सकते हैं कि हाँ भैया दम नहीं है, क्योंकि अपोजिशन तो अच्छे काम चाह रही थी, मोदी साहब क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्या दम नहीं है? सवाल तब उठेगा। तो ये राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट कि मोदी में दम नहीं है, उनको कम से कम ये तो बताना चाहिए कि भैया परिभाषा क्या है, पैरामीटर्स क्या है, उस पर हम एनालाइज करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे मैं कि बताऊं, कौन सही। जी, मैं बताऊं, उनको याद आ गया वो पुराना गाना, दम मारो दम मिट जाए गम। हाँ, तो दम मारने के लिए स्मैक चाहिए, अफीम चाहिए, वो मोदी के दम पास अलग तो है है सर। नहीं ये चीज, वो मोदी के पास मैं नहीं वही है, कह रहा हूँ ना वो कि मोदी के राहुल पास गांधी दम के नहीं पास है। ही है, और किसी के पास नहीं हाँ, है। तो मोदी जी के पास ये वाला दम तो नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। और तो मैं तो कहूंगा मोदी साहब, ये आपको दम दिखाने की जरूरत भी नहीं है, बिना दम के ही आप। राहुल गांधी को ही दिखाने दीजिए। तो आइए अब चलते हैं एफटीए से। भारत की एक पूरे विश्व में बढ़ती एक स्वीकार्यता है और एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस क्या हमारे यहाँ की इंडस्ट्री और हमारे यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, वो पूरी तरह से उसको सपोर्ट कर पाएंगी? उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे अभी एफटीए साइन हुआ यूके के साथ में, यूएस बहुत ट्राई कर रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खुलवा सके, वो सफल अभी तक नहीं हो पा रहा है। ईयू ने एक शगुफा छोड़ा कि साहब हमने नयारा एनर्जी को बैन कर दिया, तो नयारा एनर्जी ने उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो सारे के सारे होल्ड पे रख दिए और कहा कि अब एडवांस पैसा दोगे तो तुमको हम रिफाइंड फ्यूल भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। तो ज़रा इन सारी चीज़ों को थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालें, हम अभी कहाँ खड़े हैं। सर, आपने जो कहा इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं पिछले, अगर मैं ये कहूँ कि 30 दिन में मैंने करीब 10-15 कॉन्फ्रेंसेज एड्रेस करी हैं, और वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर से मैं मिला हूँ। एंटरप्रेन्योर्स हैं, कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस है, पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिकल क्लास है, फार्मर्स हैं, फार्मर लीडर्स हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी मैं अगले हफ्ते फिर विजयवाड़ा जा रहा हूँ फॉर कॉटन। कहने का मतलब क्या है सर, कि इस समय एक बड़ी अजीब सी स्थिति है भारत में। हम दुनिया की सबसे बड़ी बाजार है, अगर मैं कहूँ कि करीब 1.5 बिलियन कंज्यूमर बेस दुनिया का सबसे बड़ा हमारे पास है आज। लेकिन जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं, तो वो पिछले 15 साल से उसी एजेंडा पे बैठे हैं जिस पे वो 15 साल पहले कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस किया करते थे। नई चीजें अभी भी डिस्कस नहीं हो रही, नया डेवलपमेंट अभी भी इंडस्ट्री में सीरियसली डिस्कस नहीं हो रहा है, और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत सुपरफिशियल कर रहे हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं आज भी हम उसी मानसिकता में है कि सरकार कुछ कर देगी। गवर्नमेंट से हम कह रहे हैं आप जीएसटी ठीक कर दो, होना चाहिए, जहां एनोमलीज है वो होना चाहिए। आप हमारे को हेल्प करो, हेल्प करके क्या आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंडस्ट्री को सरकार कैसे हेल्प कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा आप
इन्फ्लेशन कम करके टैरिफ मतलब जो अपना इंटरेस्ट रेट है आप उसको कम कर सकते हैं। अब कौन सी टेक्नोलॉजी अपनानी है, कौन सी नहीं अपनानी है, ये सरकार कैसे बताएगी? आपको अपने मैन पावर की ट्रेनिंग करनी है या नहीं करनी है, ये सरकार कैसे बताएगी? आपने उदाहरण दिया यूके एफटीए का, इंडिया यूके एफटीए का, हम इसी को ही बिल्ड करते हैं। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था कि यूके एफटीए से भारत पे क्या असर पड़ेगा। 2 दिन पहले का मेरा वीडियो है, दर्शक देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत क्लियर कंपैरिजन किया कि प्री एफटीए और पोस्ट एफटीए में कितना टैरिफ फर्क आएगा। मैक्सिमम जो टैरिफ फर्क आएगा सर वो है 18%। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ था वो 5, 7, 8, 10% के आसपास था। इसका मतलब यह है कि टैरिफ अगर आज यूके एफटीए में हमारा 0 हो गया है तो हमें सिर्फ 8% का बेनिफिट मिला या 10% का बेनिफिट। अगर हम 10% इनएफिशिएंट हैं तो इस टैरिफ का मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गेन मिला है वो तो मैं वैसे ही वेस्ट कर चुका हूं। तो अब सवाल इस बात का है कि भारत सरकार ने जो एफटीए साइन किया है अब इसको फायदा कैसे उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1-2 सेक्टर्स के एग्जाम्पल दे देता हूं, दैट विल क्लैरिफाई। फार्मास्यूटिकल, और एक चीज और बिफोर आई गो इनटू टेक्निकलिटीज, यूके का जो ट्रेड है इंटरनेशनल ट्रेड वो करीब 750 बिलियन डॉलर के आसपास है पूरी दुनिया से। वो इंपोर्ट करते हैं, ये भी मैंने अपने उस वीडियो में डिटेल दिया है। भारत से मात्र 15 बिलियन है, मतलब वी आर ओनली 1.8% ऑफ यूके इंपोर्ट, वी आर जस्ट नॉट इवन 2%। तो ये सोच के कि हमने एफटीए साइन कर दिया तो वी विल गेन ए मेजर बेनिफिट, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो कंपनियां ऑलरेडी यूके में एक्सपोर्ट कर रही हैं दुनिया के दूसरे देश, क्या वो पीछे हट जाएंगे? सवाल ये। तो इसलिए हमें बहुत सीरियसली इस अपॉर्चुनिटी को देखना होगा। उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल हम काफी वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, काफी का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4% ही है उनकी टोटल इंपोर्ट का। वहां पे आपको अगर मार्केट एक्सेस लेना है, ड्यूटी कम हो गई, अगर आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो जो कंपनियां अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रही हैं उनको अपने यहां पे जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, जीएमपी है, उन देशों का काफी स्ट्रिंजेंट है, आपको वो अपग्रेड करनी होंगी फैक्ट्रियां। सेम फैक्ट्री से, सेम डिफेक्टिव सिस्टम से, अनहाइजीनिक कंडीशन से आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। सेम सिचुएशन विद एग्री फूड सेक्टर, यहां पे बहुत बड़ा टैरिफ था उनका, करीब 60-70% था कई प्रोडक्ट्स में, वो उठा के उन्होंने 0 कर दिया। ये एक बहुत बड़ा गेन है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए हमें अपने यहाँ पे सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी जो हाइजीन सिस्टम है उसको अपग्रेड करना होगा, पैकेजिंग की क्वालिटी अपग्रेड करनी होगी, जो हम लेबल डिक्लेरेशन करते हैं, शेल्फ लाइफ इश्यूज है, उनको एड्रेस करना होगा। रेसिपीज जो है वो यूके के कंज्यूमर के हिसाब से डिजाइन और डिफाइन करनी होंगी, कंसिडरिंग देयर फूड लॉज। क्या हमारी कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? क्या उनके पास मैनेजर्स हैं? क्या उनका इंटरनल सिस्टम ये कर पाता है? 10 कंपनियां, टॉप कंपनियां या मल्टीनेशनल आप छोड़ दो, उसके नीचे जो कंपनियां हैं हमारी एमएसएमईज, क्या वो इसके लिए तैयार हैं? मैं वर्चुअली जिस कंपनी में गया हूं आज तक, कम से कम 700-800 कंपनियों में मैं ट्रैवल किया है, विजिट किया है, बहुत सारे दोस्त हैं, दे कॉल मी फॉर हेल्प। मुझे सब जगह एक वीकनेस ये लगती है कि उनके इंटरनल सिस्टम ही तैयार नहीं है मार्केट अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए। अब इंटरनल सिस्टम क्यों नहीं है? कारण बहुत सिंपल है कि या तो भाई जो चल रहा है वो मोदी साहब संभाल लेंगे, लेकिन मोदी साहब तो दरवाजा खोल सकते हैं ना, प्रोडक्ट थोड़ी बनाएंगे आपके लिए बैठ के। तो ये बात तो हमें समझनी होगी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन हमें इन हाउस अपने आप को तैयार करना होगा। उसके अलावा टेक्सटाइल हमारे यहां से काफी एक्सपोर्ट होता है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हमारा काफी बड़ा स्टेक है। लेकिन जिस तरह से वहां पे अब इको लेबलिंग का टाइम आ रहा है, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारी चीजें इको फ्रेंडली करना चाह रहे हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि वहां तो इको लेबलिंग को लेकर सुपरमार्केट्स आर वेरी कॉन्शियस। हमारी तरफ परचून की दुकानें ज्यादा नहीं है, ज्यादातर शॉपिंग सुपरमार्केट्स में होती है। सुपरमार्केट्स के ऊपर कॉर्पोरेट गाइडलाइंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रेशर्स है, वो ये नहीं कह सकते कि चलता है,
वो तो अपने रूल से जाएंगे। क्या हमारी कंपनियां उन रूल्स को फॉलो करने को तैयार है? आईटी के अंदर जरूर फायदा है, क्योंकि हमारे यहां से वीसा लिबरलाइजेशन हुआ है, तो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो बाकी प्रोफेशनल्स हैं उनका वहां बेस बनेगा। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे हमने वहां के प्रोफेशनल्स को आने के लिए अलाउ किया, इंक्लूडिंग लॉ फर्म्स, इंडियन लॉयर्स को भी यूके में जाके अपना बेस बनाना चाहिए। वहां पे भी इंडियन कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, वहां के लोगों में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि दे कैन हायर इंडियन प्रोफेशनल्स इवन सिटिंग इन यूके। बहुत सारे लोग गए हैं, सक्सेसफुली वहां कर रहे हैं। इसी तरह से इंजीनियरिंग गुड्स में भी सर्टिफिकेशन इश्यूज है, क्वालिटी इश्यूज है। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कुल मिला के कि सरकार ने अपना काम कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना काम कर दिया। क्या हम अब उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने को तैयार हैं? अब ये हमारे ऊपर। तो मेरा तो आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं तो उनको एक ही बात कहूंगा कि देखिए दोस्तों, आप लोग स्टडी करिए इस कानून की, बाजार को स्टडी करिए, मैन पावर अपग्रेडेशन करिए। स्किल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास मैन पावर नहीं होगा, आप वहां के कानूनों के हिसाब से अपने सिस्टम और प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। तो अगर आपको हेल्प चाहिए, आप अपने दोस्तों से बात करिए, हमसे बात करिए। पॉइंट मतलब ये है कि आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, स्टेटस को से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ये बात तो बहुत क्लियर है। लेकिन ये एफटीए बहुत अच्छा एक माइलस्टोन है, एक मैसेज है इंडियन कम्युनिटी को। बाजार में यूके में अगर हम मार्केट एक्सेस दे सकते हैं, प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए यूरोप इजी बन जाएगा, क्योंकि यूके और यूरोप के बहुत सारे कानून ऑलमोस्ट सिमिलर है, बारिंग सम लेवल डिक्लेरेशन और फ्यू अदर क्लेम्स। ज्यादातर कानून, क्योंकि पहले यूके पार्ट ऑफ ईयू ही तो था, तो ओवरनाइट सब कुछ नहीं बदला जाता है। तो ऑलमोस्ट 90-95% कानून एक से ही होंगे। तो अगर आप यूके का मार्केट एक्सेस कर लोगे तो यूरोप इजी हो जाएगा। और अगर आपने यूएस यूरोप को क्रैक कर लिया, तो फिर आपको यूएस और बाकी मार्केट्स को क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको सीरियसली लें। और मुझे तो निवेदन है, जो आपके दर्शक देख रहे हैं, कि भैया इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। $700 बिलियन का वो दुनिया से ट्रेड करते हैं, हमारा सिर्फ 15 बिलियन है। और 15 बिलियन में भी जो 10 बिलियन है वो हैवी इंजीनियरिंग गुड्स है, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट अपना जहां से फ्यूल जाता है वो है। तो टेक्निकली 5 बिलियन के आसपास ही आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल गुड्स है, बाकी सब टेक्निकल इंजीनियरिंग गुड्स है, हैवी इंजीनियरिंग गुड्स है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन बिना मरे तो स्वर्ग नहीं मिलता सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें ये भी देखने की बात है कि साहब एफटीए जो किया है यूके से, वो मोर और लेस हमने अपने टर्म्स से किया है, और हमने अपने जो प्रोटेक्टेड सेक्टर हैं वो नहीं खोले, स्पेशली एग्रीकल्चर और डेयरी। अच्छा, वह एग्रीकल्चर और डेयरी में जो इश्यूज हैं यूएस के साथ में, वो यूके के साथ में शायद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जीएम सीड्स का और आपके नॉन वेजिटेरियन फीड का वो इश्यू नहीं है। उसके बाद भी हमने इनको नहीं खोला है। लेकिन ये प्रोटेक्शन हम कब तक करते रहेंगे? सर, हम अपने ही वजन के तले दबेंगे। मैं बहुत बार इसको बोला हूं, किसान भाई बहुत नाराज होंगे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस एग्री नहीं करेंगे। अगले 2 से 3 साल अगर हमने अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को सीरियसली रिफॉर्म नहीं किया, सरकारें सस्टेन नहीं कर पाएंगी। आप पूरा सरकार का बजट एग्रीकल्चर के नाम पे पॉलिटिक्स और वोट बैंक के चक्कर में आप इन्वेस्ट कर देंगे, देश का भट्टा बैठ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सर, लाइव एग्जांपल देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2 बड़ी क्रॉप का मैं एग्जांपल देता हूं, मक्का और सोयाबीन। अंतरराष्ट्रीय बाजार हमारे यहां जो एमएसपी है उससे 60% लेवल पे है, मतलब 40% से 60% नीचे बिक रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार। आपने ड्यूटी लगा रखी है 30%, 40%, 50%, ठीक है सर।
हर साल आप एमएसपी बढ़ाएंगे, क्या होगा? आज जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में माल बिक रहा है, सोयाबीन या मक्का बिक रहा है ना, वो पिछले 5 साल या 7 साल पुराने रेट पे बिक रहा है। कारण ये है, इसको अगर टाइम हो तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं जो मेरा असेसमेंट है। मेरा असेसमेंट ये है कि जो ट्रंप साहब ने ये हंगामा किया है इंटरनेशनल मार्केट से, इससे एग्रीकल्चर प्राइसेस और क्रैश होंगे और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि ये प्राइसेस कभी ऊपर जाएंगे। बीच में गए फॉर टेक्निकल रीजन, कहीं कोई वॉर हो गया, कहीं कोई करेंसी फ्लक्चुएशन हो गया, कहीं कोई पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन हो गया, एम्बार्गो हो गया, वो चीजें आप छोड़ दीजिए। नॉर्मल रूटीन में एग्रीकल्चर इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे। मैं फंडामेंटली कह रहा हूं, सट्टेबाजों के लिए ठीक है, कल 2 पैसे ऊपर चले गए, 5 पैसे नीचे आ गए, वो ट्रेडिंग करते रहेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टर्स के लिए, मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमी के लिए, नॉट ट्रेडर्स के लिए। सर, मेरा यह मानना है कि इस समय हुआ क्या है, जब से ट्रंप साहब ने टैरिफ वॉर शुरू किया है, रिटेलिएशन उनको होने लगा है। लोग बोल नहीं रहे हैं, बहुत सटल रिटेलिएशन हो रहा है ट्रंप साहब के ऊपर। उदाहरण के लिए, सबसे बड़ा जो 100 मिलियन टन के आसपास अगर ट्रेड होता था चाइना में सोयाबीन मक्का, उन्होंने अब अमेरिका से सोयाबीन और मक्का लेना बंद कर दिया है, रिजेक्शन शुरू कर दी है। क्वालिटी के नाम पे, बाकी डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे, ट्रेसेबिलिटी के नाम पे चाइना ने रिजेक्शन शुरू कर दिया और सारा एग्रीमेंट उन्होंने शिफ्ट कर दिया है ब्राजील और अर्जेंटीना। अब क्या हुआ सर, पहले जो मार्केट चल रहा था उसमें से अमेरिका से भी माल जाता था, ब्राजील से भी, अर्जेंटीना से भी, एक इक्विलिब्रियम था, सब कमा रहे थे, खा रहे थे, मार्केट में एक प्राइस बेस बना हुआ था, सब खुश थे एक हिसाब से। अब जब से ट्रंप साहब ने ये खेल खेला है और चाइना ने रिटेलिएट किया है, तो उन्होंने पूरी जो डिमांड है वो शिफ्ट कर दी है ब्राजील और अर्जेंटीना। अब ये चाइना छोटी डिमांड नहीं है, ये 100 मिलियन टन के आसपास को आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए कि उनको फीड मटेरियल चाहिए अपने एनिमल्स के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए चाहिए, ऑयल के लिए चाहिए, बाकी चीजों के लिए चाहिए। अब होगा क्या सर कि इससे ब्राजील इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी बढ़ाएगी टू मीट चाइनीज डिमांड, एग्रीकल्चर फार्म्स एक्सपेंड होंगे ब्राजील और अर्जेंटीना दोनों में, मार्केट उनको मिल रहा है एश्योर्ड, तो ये भी रिस्क नहीं है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर दिया। क्योंकि आज की दुनिया में लोग प्राइस से ज्यादा रिलायबिलिटी पे बात कर रहे हैं और ये भारत सरकार को सीखना होगा, क्योंकि भारत सरकार हर दूसरे तीसरे दिन एक्सपोर्ट बैन कर देती है। आज भारत की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में जीरो है। पता नहीं कब क्या कौन सा इलेक्शन आएगा और वहां जाके सरकार कभी मक्के पे बैन लगाएगी, कभी चीनी पे लगाएगी, कभी डीओसी पे लगाएगी, कभी राइस ब्रांड पे लगाएगी। कहीं कोई लॉजिक नहीं है एक्सेप्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि जितनी हमारी खपत है उससे ज्यादा हमारे पास मटेरियल है। हम सिर्फ या तो सब्सिडी बढ़ा रहे हैं टू प्लीज फार्मर्स, या हम एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं टू प्लीज कस्टमर्स की रेट नीचे आ जाए। लेकिन सरकार जो इनएफिशिएंसीज है, जो कार्टलाइजेशन है एपीएमसी मंडी में, जिसके कारण रेट बढ़ते हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रही। अल्टीमेटली भारत की क्रेडिबिलिटी बाजार में घटती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। हम बाकी जगह अपनी इमेज कितनी भी सुधार लें, बट एज ए बिजनेस कम्युनिटी वी आर लूजिंग आवर क्रेडिबिलिटी। हमें इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। दूसरी बात, जब ब्राजील और अर्जेंटीना अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, अमेरिका की कैपेसिटी तो वहीं की वहीं थी सर। अब ट्रंप साहब कोशिश ये करेंगे कि हम किसानों को सब्सिडी दें, क्योंकि जब उनका $1 ट्रिलियन का बजट है और उसमें उनको 20-30 बिलियन डॉलर एडिशनल देने हैं, वो दे सकते हैं। वो सब्सिडी बढ़ा के किसानों को सस्टेन करेंगे, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में और मटेरियल डंप होगा। डंप होगा तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस क्रैश ही रहेंगे, पहला फंडामेंटल रीजन। दूसरा, जितने डेवलप्ड नेशंस हैं बारिंग साउथ एशिया और फ्यू पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है वो स्टैग्नेंट है या डिक्लाइनिंग है। तो जब आपका टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हो रहा है, आप जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में, आसानी से बगैर एडिशनल कॉस्ट के, इनफैक्ट सेविंग से, आप 20 से 30% प्रोडक्शन हर क्रॉप में बढ़ा सकते हो।
विदाउट एडिंग कॉस्ट यू कैन इजीली डू इट. इनफैक्ट सेविंग ही होगा विद द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर. तो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है बिटवीन यूएस, ब्राजील एंड अर्जेंटीना, तो प्राइसेस तो क्रैश ही रहेंगे. दूसरी तरफ भारत में हम हर साल एमएसपी बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ अगेन पॉलिटिकल रीजन. क्या होगा सर, 2 साल 3 साल बाद आपका जो रॉ मटेरियल है उसका रेट इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी है उसके फिनिश गुड से ज्यादा हो जाएगा. तो एज ए इंडियन कंपनी मैं भी किसान का माल नहीं खरीदूंगा. मैं आपको एक क्लासिक उदाहरण देता हूं सर. सनफ्लावर की बात कर लीजिए, सूर्यमुखी का जो तेल आता है, हमारे यहां पे एमएसपी है करीब 81-82 रुपए. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल आपको मिल जाता है 90-95 रुपए. हिंदुस्तान के किसान से सनफ्लावर खरीद के कोई ऐसा व्यापारी नहीं है जो तेल बना के मार्केट में सरवाइव कर सके. इसीलिए अगर आप देखें सनफ्लावर के अंदर बहुत तेजी से एरिया गिरा है. कहां पे 3-4 मिलियन हेक्टेयर में काम होता था, आज घट के मेरे ख्याल से 1 मिलियन भी नहीं रहा होगा. तो कहने का मतलब क्या है सर, कि हमारा जो प्राइसिंग सिस्टम है, अब ये किसान भाई चिल्लाएंगे कि आप एमएसपी के खिलाफ हो. भाई आप एमएसपी घोषणा कर दो, मैं खरीदूंगा तो, नहीं तो मिलेगा कहां से. अगर आज मैं पोल्ट्री का किसान हूं, मैं भारत सरकार को बोलता हूं कि साहब मुझे मक्का आयात करने दो, डोमेस्टिक मक्का 24 से 28 रुपए के बीच में चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में 14 से 18 रुपए के बीच में है. मैं भी तो किसान हूं, मैं मुर्गी पालक हूं, मुझे तो अपने किसान को बचाने दो. आपको मक्के के किसान की चिंता है, मुर्गी के किसान की चिंता नहीं है, मछली के किसान की चिंता नहीं है. ये कैसा लॉजिक है कि साहब हम सिर्फ मक्के के किसान की ही बात करेंगे. तो ये आने वाले समय में समस्याएं गंभीर होंगी और हर साल आप एमएसपी बढ़ाओगे उतना हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट से हमारा गैप बढ़ता जाएगा, उतना इंपोर्ट ज्यादा अट्रैक्टिव होता जाएगा. अब भारत क्या करेगा, सरकार को सब्सिडी दे के अंडर पॉलिटिकल प्रेशर आपको खरीदना होगा. जब आप खरीदेंगे तो सब्सिडी देंगे. बाजार का रेट है मान लीजिए 35 रुपए, आपने एमएसपी घोषित कर दी 48 रुपए सोयाबीन की, आप दे दीजिए 15 रुपए किसान को ऊपर, खरीद लीजिए. आपने तो खरीद लिया, मेरे को 48 रुपए सोयाबीन चाहिए ही नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो सोयाबीन का तेल है वो मुझे मिल जाएगा 100 रुपए के आसपास. तो मैं आपसे 48 रुपए का सोयाबीन लेके 18% उसमें 17% तेल निकलता है, मैं कैसे सरवाइव करूंगा सर. मैं तो आपसे खरीदूंगा नहीं, तो भारत सरकार किसको बेचेगी. एक्सपोर्ट आप कर नहीं सकते, डोमेस्टिक इंडस्ट्री आपसे सोयाबीन लेगी नहीं, मैं तेल इंपोर्ट करूंगा. मुझे क्या करना है सोयाबीन क्रश करके, मुझे तो धंधा करना है, तेल बेचना है, बेच दूंगा. अब क्या होगा, भारत सरकार को बेचने के लिए फिर सब्सिडी देनी पड़ेगी 20 रुपए. तो पहले खरीदने में 15 रुपए सब्सिडी, बेचने में 20 रुपए सब्सिडी, फिर करप्शन, चोरी, लॉजिस्टिक्स, बाकी खर्चे अलग. 1 किलो सोयाबीन के ऊपर आपको 30 से 35 रुपए का खर्चा करना होगा. इससे अच्छा किसान को बोलो कुछ मत उगाओ, 35 रुपए वैसे ही ले लो. कहने का मतलब क्या है सर, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को दोबारा से देखना होगा. जो हमारे किसान नेता बैठे हैं इनको कुछ समझ में नहीं आ रही है बात. इनको सिर्फ ये लगता है कि हम वोट बैंक हैं, हम सरकार को धमकाएंगे, सरकार हमारी सुनेगी, हम आर्म ट्विस्टिंग करके बाजू मरोड़ के अपनी बात मनवा लेंगे और जाके नेतागिरी करके कहेंगे देखो हमने सरकार को झुका दिया. ये अपने ईगो के चक्कर में ये नहीं समझ रहे कि आपने देश को बर्बाद कर दिया. तो ये पॉलिटिक्स है. अब किस पॉलिटिकल सिस्टम में इतना दम है या क्रेडिबिलिटी है कि वो किसानों को समझाए और एक अल्टरनेट वायबल प्लान बनाए और दे. एमपीज जितने बैठे हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स की नजर से एग्रीकल्चर को देखते हैं, उनको इकोनॉमी समझ में ही नहीं आ रही है लगता है, या जानबूझ के वो इग्नोरेंट है. तो सवाल अब इस बात का है सर, बहुत सिंपल सा बात है जो मैं हमेशा कहता हूं और आपके चैनल पे भी मैंने कई बार बोला है, मैं दोहरा देता हूं उस बात को
In India, agriculture is a political activity. It is not a economic activity. तो एग्रीकल्चर सिर्फ राजनीति है, एग्रीकल्चर व्यापार नहीं है हिंदुस्तान में। एग्रीकल्चर और राजनीति पर्यायवाची है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आपका। एग्रीकल्चर इज ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सारे डिसीजन तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन से है ना सर, कौन सा इकोनॉमिक कंसिडरेशन है? इवन एग्रीकल्चर रिसर्च की बात कर लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं सर, जस्ट आई विल कंक्लूड दिस। हमारे पार्लियामेंट में मंत्री जी बोलते हैं हमने 60,000 बीज पैदा कर दिए, जरूरत ही नहीं थी। चाइना ने 450 बीज पैदा किए, आपके यहां से प्रोडक्टिविटी डबल है। आपने सिर्फ साइंटिस्टों की प्रमोशन के चक्कर में बीज अप्रूव करते गए। हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च भी पॉलिटिकली इन्वेस्टेड है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई लॉजिक नहीं है हम लोगों के काम करने का। एग्रीकल्चर लेकिन हमें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि वी आर एग्रीकल्चर सुपर पावर। चाइना से आप आधे हो, हम एक बहाना हमारे पास स्टैंडर्ड है कि साहब हमारी लैंड होल्डिंग छोटी है। अरे चाइना की लैंड होल्डिंग आपसे भी छोटी है, वहां की प्रोडक्टिविटी आपसे डबल है। तो ये बहाना कहना कि हमारा किसान छोटा है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे, नई अकल है। चाइना से सीख लो यार, आपसे छोटा किसान है, आपसे डबल आउटपुट दे रहा है। कैसे कर लिया उन्होंने? सीखना तो पड़ेगा ना। अगर हमारा अपना दिमाग काम नहीं करता तो लेट्स लर्न फ्रॉम अदर्स। प्रॉब्लम कहां है सर? बट वी शुड बी ओपन टू लर्निंग एंड अपग्रेडिंग, दैट इज माय बेसिक राइट। आपको किस्सा सुनाता हूँ रिसर्च का। ये जब मैं सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर था तो मैंने डेट पाम का प्रोजेक्ट हाथ में लिया। डेट पाम के प्लांटिंग मटेरियल की बड़ी प्रॉब्लम थी, प्लांटिंग मटेरियल सारा इंपोर्ट करना पड़ता था। तो आई वर्कड आउट ए सिस्टम। उस समय शरद पवार ने एक अच्छी योजना लॉन्च की थी, कॉल्ड RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY। तो उसमें लोकल लेवल पे आप बहुत कुछ नए प्रोजेक्ट ले सकते थे। तो हमने डेट पाम का प्रोजेक्ट उसमें अप्रूव करवाया और उसमें तीनों लेवल पे है कि पहले इंपोर्ट के बेसिस पे मॉडल फार्म्स, उसके बाद फिर आपका प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन। प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी UAE में। तो 1976 से ICAR इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी और कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। आई एम टॉकिंग ऑफ 2007-2008 की बात है, यानी 30 साल से उनका कुछ नहीं था। फॉर्चुनेटली जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके थे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो उनको ICAR का अच्छी तरह से पता। तो ये टोल्ड मी, देखो इनके भरोसे मत रहो, इनके थ्रू मत जाओ, इनको शॉर्ट सर्किट करो, नहीं तो ये कुछ नहीं होने देंगे। And that officer is very forthright and very brilliant. Yes. जानता हूं ना। बहुत अच्छे ऑफिसर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर इन एग्रीकल्चर आई हैव सीन। यस यस। तो फिर हमने उसको किया, एक डिवाइस किया, कहा कि भाई ठीक है, दिस इज द सिस्टम, हम इसमें सब्सिडी देंगे, सब करेंगे। यहाँ पे हमको एक बनाना है, प्रोडक्शन करना है प्लांटिंग मटेरियल का, और द टेंडर विल बी वन ओनली बाय द पर्सन हु हैज द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें पता थी, तो जो लोग आए उनको कहा कि टेक्नोलॉजी लाओ, तो उनको इंटमेंट भी दिया। तो वन जो अतुल लिमिटेड है, दे वेंट टू अल आइन और वहाँ से उन्होंने टाई अप किया। उन्होंने हमसे मांगा कंफर्ट लेवल, हमने उनको कंफर्ट लेवल दिया और दैट बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, मॉडल प्रोजेक्ट टुडे। और जो तीनों के तीनों जो उसके जो लेवल्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद एक मीटिंग हुई जोधपुर में और ICAR की, उसमें नाम कहिए तो ले लें, मिस्टर बहुगुणा, वेरी मैं वही कह रहा था सर, ब्रिलियंट ऑफिसर।
So he बहुत went अच्छा there हुआ। to attend the ICR conference as principal secretary from Rajasthan. वहां पे साहब उन्होंने बड़ा वो ऑब्जेक्शन किया, ये किया वो किया, तो फिर उन्होंने उनको कस के सुनाया, क्योंकि ही वाज अवेयर, कस के सुनाया और अल्टीमेटली दे ड्रॉप्ड द ऑब्जेक्शन। ऐसे हुआ। आइए अब चलिए सर एग्रीकल्चर वो बहुत से। अच्छा हुआ, क्योंकि आपका जो डेट फार्म का प्रोजेक्ट जो बीकानेर में बीचवाल में लगाया था, I used to visit that and crops were fantastic. ड्राफ्ट वैरायटी थी, बहुत टॉल नहीं थे, यील्ड अच्छी थी, वैरायटी अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था। और उस समय तो ग्रीन डेट वो हार्वेस्ट करके उसको बॉईल करके हम लोग खाया करते थे, क्योंकि हमारा स्कूल बीकानेर में वहां से 2 किलोमीटर ही था। तो वी नो दिस, क्योंकि उसी गजनेर अपना गंगानगर हाईवे पे लेफ्ट साइड पे। तो इट वाज वेरी गुड प्रोजेक्ट, नो डाउट। तो अच्छा, उसकी वजह से बाद में लोगों ने मुझे हाउंड करने की भी कोशिश की। यहाँ सरकार में तो ये है ना कि साहब वेस्टेड इंटरेस्ट को कहीं से भी आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए तो यू आर देन हाउंडेड। वो एक और तमाशा होता है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।